नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने शिक्षकों के मुद्दे पर कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ट्रांसफर के लिए 5-5 लाख रुपए की डील चल रही है। अखिलेश यादव ने अपने को टीचर का बेटा बताते हुए कहा कि अध्यापकों से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और संवेदनहीन होकर ही काम कर रही है। योगी सरकार प्रदेश के उन स्कूलों का इलाज कराना चाहती है जहां पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर रखने के लिए बीजेपी सरकार स्कूलों का विलय कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। स्कूलों के विलय पर शिक्षक की भर्ती भी नहीं होगी। शिक्षा मित्र और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। स्कूलों के विलय से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। अध्यापकों ने दोहराया कि सरकारी शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें परेशान करने के लिए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार को शिक्षकों की बात सुननी चाहिए। हम इन आरोपों की सच्चाई को जांचेंगे और इनकी सियासत को भी समझेंगे। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। हम जानेंगे कि कितनी सच्चाई है अखिलेश यादव के आरोपों में, यूपी में कितनी मजबूत है एजुकेशन सिस्टम और अखिलेश के आरोपों में कितना है दम। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राघवेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी, और विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विनय राय जी आपसे ही। शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक खाली पद हैं, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस की बात आती है तो इस पे अध्यापकों की नानुकुर सुनाई देने लगती है। क्या गड़बड़ी दोनों तरफ से है या एक ही तरफ से दिख रही है? जी देखिए, जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, 2 अलग अलग पहलू। शिक्षकों की कमी अलग सवाल है और स्कूलों को बगल के विद्यालय से जो मर्ज करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेके आना चाहती है, वो अलग सवाल है। क्योंकि आज भी अगर ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो 1 से 5 तक का विद्यालय हो या 1 से 8 तक का विद्यालय हो, कहीं पे 30 बच्चे, कहीं पे 35 बच्चे, कहीं पे 40 बच्चे। ऐसे में आप जब बोला जाता है कि भाई छात्रों की स्ट्रेंथ कम क्यों, लोग कहते हैं अगल बगल विद्यालय ज्यादा खुल रहे हैं। मेरा मत यह स्पष्ट है कि आप विद्यालय बंद करने के बाद जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे एक शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी को वहां अटैच कर दीजिए, एक बिल्डिंग भी उनको मिल जाएगी। और जो कम से कम प्राथमिक शिक्षा, जिसको ककारा सीखना कहते हैं, बच्चे जो आंगनबाड़ी के लिए जाते हैं, चिन्हित होते हैं, उनसे वो काम आप संचालित कर सकते हैं। वहीं बगल में जो पंचायत स्तर पे कह लें या जो मॉडल स्कूल के तौर पर एक विद्यालय आप ऐसा डेवलप करें जहां पर हर तरह की शिक्षा हो, शिक्षकों का अभाव न हो,
मालूम चला 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय 2 शिक्षक हैं। तो 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? पहली क्लास को पढ़ाएंगे, दूसरी को पढ़ाएंगे, तीसरी को पढ़ाएंगे, चौथी को पढ़ाएंगे कि 5वीं को पढ़ाएंगे? अगर जिस समय 5वीं क्लास और चौथी को पढ़ाएंगे उस समय 1 से 3 तक खाली रहेंगे। तो बेहतर व्यवस्था है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा है कि हम विद्यालयों को अगर एक पास लाएंगे, शिक्षकों की जो कमी वर्तमान में है वो दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा मत ये भी है कि जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसकी भी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि केवल काम चलाने से शिक्षा नहीं चलेगी। आपको बेहतर शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों को हर तरह की चीजें दिक्कतें आती हैं। आपको मैं एक तकनीकी दिक्कत बताऊं, परिषदीय विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। अब जहाँ पर 35 बच्चे हैं वो कौन से परिषदीय विद्यालय के बच्चे उस खेल कूद में हिस्सा ले पाएंगे? न तो खेलने के लिए जिला पे जाएंगे, न मंडल पे जाएंगे, न प्रदेश पे जाएंगे। एक तरीके से उनका इस बात का भी नुकसान होता है। किसी भी कंपटीशन में जहाँ कम स्ट्रेंथ के स्कूल है वहाँ के बच्चे हिस्सा नहीं ले पाते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश सरकार अगर इस योजना पे विचार कर रही है तो विद्यालय को मर्ज करने के पीछे का जो विकल्प है वो बेहतर शिक्षा के लिए इस्तेमाल करे। और जो विद्यालय की इमारतें हैं उसमें ये कम से कम शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर दे या एक शिक्षक की नियुक्ति कर दे, साथ में आंगनबाड़ी को उसमें अटैच कर दे, जिससे वो काम भी चलता रहे कि जो लड़के कुछ लोग दूर नहीं जाना चाहते, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे? तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास संसाधन का अभाव होता है। तो बेहतर होगा सरकार अगर इस दृष्टिकोण से काम कर रही है तो उसको बेहतर शिक्षा देनी है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एक कम से कम एक समृद्ध विद्यालय की अध्यापकों की बात सुने हम लोग और सरकार की बात सुने तो एक चीज तो साफ है, सरकार चाहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूलों में आए और अध्यापक भी मन से पढ़ाएं। लेकिन जब डिजिटल अटेंडेंस की बात होती है तो अध्यापक उससे खिन्न दिखाई देते हैं। विनय राय जी, इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? जी देखिए, एक कमी और मैं बता दूं आपको। विद्यालय में खासतौर से मिड डे मील की स्कीम चलती है। मान लीजिए 8 बजे विद्यालय ओपन हुआ और 2 बजे विद्यालय को बंद होना है, तो मिड डे मील की अटेंडेंस कब जाती है? 2:20 पर, जब मिड डे मील बढ़ चुका होता है। उसके बाद भी अगर कोई जांच करने के लिए आए तो उसको ये बताया जाए कि बच्चे खाना खा के भाग गए घर अपने, मैं रोक नहीं पाया उन बच्चों को। बेहतर व्यवस्था है कि डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए। शिक्षकों का जैसे नई योजना के तहत वो विद्यालयों में शिक्षकों की फोटोग्राफ भी लग रही, जिससे जो छात्र पहचान सके उनके टीचर कौन है। लेकिन अटेंडेंस से भागना क्यों? अगर आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है और अगर अलग से आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप मना करिए। लेकिन शिक्षक के जी में आपने क्या काम दे रखा है? मतगणना का काम शिक्षक करेगा, चुनाव का अगर कोई सर्वे हो रहा वो शिक्षक करेगा। तो मेरा मत है कि कुछ शिक्षक इस काम में भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बीआरसी में लगा दिया जाए, वो निरीक्षण का काम करते रहेंगे, तो उसमें राजनीति के ज्यादा गुण दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि प्राथमिक एजुकेशन किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके लिए बेहतर है कि आप कम से कम हर पंचायत स्तर पर एक सरकारी विद्यालय ऐसा दें जहाँ गरीब का बच्चा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेज हो, चाहे इंग्लिश के क्लासेज हो, चाहे हाईटेक खेल सुविधाओं की बात हो, कि जो भी कंपटीशन में हिस्सा तो ले। आज की तारीख में आपको बताऊं कि प्राइमरी स्कूल का जो शिक्षक है सरकारी, वो टेट, सुपर टेट, बीएड है, और जो प्राइमरी स्कूल प्राइवेट चल रहा है उनमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक है कोई बीए पास तो एमए पास है। तो शिक्षकों की योग्यता में कमी नहीं है, कमी अगर कहीं पर है तो नियत में कमी है। नियत में कमी है और सिस्टम में कमी है, इसको दुरुस्त करना ही होगा। अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभी आपकी बात सुनने के बाद अशोक तिवारी जी से राघवेंद्र सिंह जी से हर बात का जवाब लेंगे, लेकिन अशोक तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से कि आप के समय में क्या ऐसे बदलाव हुए थे जो बीजेपी ने खराब कर दिए? बीजेपी ने क्या किया है और क्या कर रही है जी, जनता के सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे ही नहीं है कि सामान्य जनता है। उत्तर प्रदेश जनता बहुत जागरूक जनता है। वो समझ रही है कि आज शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास कर रही है। अब चौपट कर चुकी है और करना चाहती है। हालात ये हैं कि जो है, जैसा कि अभी भाई ने बताया, विनय जी ने बताया, अच्छी बातें बताई उन्होंने, अच्छे सुझाव भी दिए उन्होंने, लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? सवाल इस बात का है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये सरकार निरंकुश है, सरकार तानाशाह है, जो चाहती वही करती है। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी। ये क्यों करे भर्ती? जो भर्ती करने में पैसा जनता का है, बजट जनता का है, लोकतंत्र है हमारा, लेकिन उसको नहीं करेगी क्योंकि उसको शिक्षा व्यवस्था को सही करना ही नहीं है। उसको तो मर्जर कर देना है, शॉर्टकट अपनाना है। शॉर्टकट अपना करके सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर रही है और चौपट करना चाहती है।
अगर अगर मान ली भर्ती होगी तो भर्ती में आरक्षण भी देना पड़ेगा ना। आरक्षण क्या सवाल है? 70,000 शिक्षक भर्ती लटका हुआ है, अगर लटका हुआ है। सवाल बात का है। अशोक तिवारी जी, आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, आपका जवाब सुनेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी। राघवेंद्र सिंह जी, शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों के रूप में समायोजित करने की क्या आपके पास कोई ठोस योजना है? अगर है तो इसका कब तक क्रियान्वयन हो जाएगा? राघवेंद्र सिंह जी जी धन्यवाद। बोलने को मत रोकिए, आवाज बढ़ाने का प्रयास करिए सर। आवाज हमारी कम आ रही तो आवाज बढ़ा दीजिए। जी अब अशोक तिवारी जी आवाज आ रही है आपकी। राघवेंद्र सिंह जी से जवाब लेंगे, फिर वापस आएंगे आपके पास। जी राघवेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसा ना बोलिए कि आवाज नहीं आ रही है। जी आज कितनी निरंकुश है सरकार, ये किस तरह से चौपट कर रही है उत्तर प्रदेश को। इतना तो बोलूंगा ही बोलूंगा। आपकी बात हो गई पूरी अशोक तिवारी जी। हाँ राघवेंद्र सिंह जी, शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए क्या कोई आपके पास कोई ठोस योजना है? अगर है तो वह कब क्रियान्वित होगी? हमारे विनय राय जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। विनय राय जी ने कहा कि हम पढ़ाने के लिए निकले तो हमारी अटेंडेंस कैसी भी हो, हमें अटेंडेंस अपनी देनी और अटेंडेंस होनी। डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो उसमें अगर इस तरीके की प्रक्रिया है तो ठीक। रही बात है, ये खामियां आज से नहीं है। अखिलेश यादव तो दम्भ भरते हैं कि हम एक शिक्षक के पुत्र हैं, शिक्षक के पुत्र हैं, उसके साथ में चांदी वाले चम्मच वाले युवराज भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसा है, जहां पर परंपरा ही सर्वोपरि हो कि बाप के बाद बेटा, इस तरीके की चाहे वो माकूल हो या ना हो, उसको सत्ता दे दी जाए या ना दे दी जाए, बहुत से अरे आपके कहने पे नहीं बोलूंगा, आपके कहने। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे आग्रह है कि आप हाँ अशोक तिवारी, आप भी मुझसे केवल बात करिए। आप लोग आपस में मत बात करिए, आपको भी समय मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, आपसे दरखास्त है कि आप केवल मेरे सवालों का जवाब दें, आप उनसे मत बात करें। बीजेपी नेता राघवेंद्र सिंह जी, आपसे आग्रह है कि आप केवल मेरे सवालों का जवाब दें। आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए क्या कोई ठोस योजना है? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि इसका क्रियान्वयन कब होगा, कब होगा? राघवेंद्र सिंह जी, आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत जाइए। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे फिर बोल रहा हूं मैं कि आप अपनी बात के समय अपनी बात कहिए, दूसरों की बात सुनना सीखिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, अब वो सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों के रूप में नियमित करने पर क्या कोई योजना है? अगर है तो कब तक क्रियान्वित होगी? योजनाएं बन रही हैं, निश्चित रूप से योजनाएं बन रही हैं, वही मैं जवाब देना था। लेकिन अब क्या कहें, दाल बात में मूसर चंद लोग हमारे क्या बताएं। हमारे जी सब्जेक्ट पे आइए जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को एकीकृत करके और उसको शिक्षा को विकृत मानसिकता वाले लोगों से हटाकर, शिक्षा माफियाओं के बीच से हटाकर ये व्यवस्था करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये व्यवस्था करना चाहते हैं तो शिक्षा मित्रों को, तुम्हारे कहने से नहीं भरे जाएंगे। अरे राघवेंद्र सिंह जी, आप अशोक तिवारी जी की बात का जवाब मत दीजिए, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। अशोक तिवारी जी, आपसे आग्रह है कि आप केवल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अशोक तिवारी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप डिबेट को खराब कर रहे हैं, आप मुझे उन सवालों का जवाब नहीं लेने दे रहे हैं जो बीजेपी प्रवक्ता से मैं लेना चाह रहा हूँ। अशोक तिवारी जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए, आप धैर्य रखिए, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। राघवेंद्र सिंह जी, जनता से चलेगा, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं चलेगा। गायों के अब मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी अगर आप लोग इस तरीके से आपस में लड़ेंगे तो। इस तरीके की डिबेट नहीं चलेगी। इन दोनों लोगों की आवाज डाउन कर दीजिए और इन लोगों को बोलने दीजिए। विनय राय जी, शिक्षा मित्रों को अस्थायी आधार पर रखा जाता है,
क्या वास्तव में आप, चूंकि प्रशासन में भी आपकी दखल है, आप शासन प्रशासन की नीतियों को भी समझते हैं, आपको क्या लगता है शिक्षा मित्रों को अस्थायी आधार पर रखा जाता है? क्या उनको स्थायी करने की कोई नीति अभी सरकार में लाई गई है या अभी नहीं लाई गई है? विनय राय जी। देखिए, अभी चिंतन चल रहा है, उसके पॉलिसी तो कोर्ट का डायरेक्शन आया था, तो उस पर काम करना है सरकार को। लेकिन मेरा मत है, जैसे हर पोस्ट के अगेंस्ट आप पोस्ट को एडवाइज करते हैं और नियुक्ति करते हैं, तो आप या तो उसको की उसका फैसला जब कोर्ट का मार्गदर्शन आ गया तो उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। और मेरा मत है, अगर आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो ये बात सही है कि 1,32,000 के आसपास लगभग विद्यालय हैं, और उसमें भी 5,000 विद्यालय ऐसे चिन्हित किए गए जहाँ 50 से कम छात्र हैं। और आप खुद बताइए, किसी विद्यालय में अगर एक क्लास में 5 बच्चे, एक क्लास में 8 बच्चे अगर होंगे तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे? ट्यूशन तो लिया नहीं जा रहा है, क्लास लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षकों की भी कमी है। तो सरकार को वैकल्पिक तौर पर दोनों व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। एक तो जो शिक्षा, विनय राय जी, अगर आप कहते हैं कि अध्यापकों की कमी है तो ये बात भी समझना होगा कि अगर आप 10 और 12 हजार रुपए में अध्यापकों को नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मानदेय वर्तमान में 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह है, तो क्या न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप भी है ये जो मानदेय है? देखिए, जब ये योजना ले आई गई थी, उस समय एक व्यवस्था थी कि कम से कम ग्रामीण स्तर का कोई व्यक्ति शिक्षा मित्र अगर बनता है तो कम से कम अपने गांव के बच्चों को उस विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो रेगुलर शिक्षक है उनकी भर्ती रिक्त करते जाए, उनको बाहर करते जाए और संविदा पे शिक्षक भरते जाए। मेरा मत है, जब ट्रेंड टीचर आता है, जिसके लिए खास तौर से मानक है प्राइमरी स्कूल का, कि बीएड से कल बात नहीं बनेगी, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, वेल क्वालिफाइड जो शिक्षक है वो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनता है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा की योग्यता के आधार पर अगर दो मिलान करेंगे तो प्राइमरी स्कूल हो चाहे वो माध्यमिक स्कूल हो, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके शिक्षकों की तुलना में सरकारी कॉलेज के टीचर आज भी लाख गुना बेहतर है। लेकिन अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? तो मेरा बार बार कहना है कि अगर एक शिक्षक है तो किस क्लास को पढ़ाएगा? तो शिक्षा मित्र की नियुक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट रखी गई थी उस समय कि बच्चे कम से कम ड्रॉप आउट न हो। गाँव का कोई लड़का होगा तो रोजगार भी पा जाएगा और अपने यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करके विद्यालय ले भी आएगा। तो कब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि भोजन के सहारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मिड डे मील ना हो तो बच्चे स्कूल में ना आए, क्योंकि सिर्फ गरीब बच्चे ही स्कूल में। आर्थिक स्थिति भी एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 12,000 रुपए रहेगा तो उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको, जैसा विनय राय जी कह रहे हैं कि आपको नियमित शिक्षकों की भर्ती लगातार करनी पड़ेगी और जो 2 लाख पद खाली हैं उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, तभी अच्छे अध्यापक आएंगे और आपको अपने सिस्टम को भी सही करना होगा। अगर मान लीजिए 10-12 हजार वाले शिक्षा मित्र आपको नहीं लगते हैं अध्यापक हैं, तो आप नियमित शिक्षकों की भर्ती करिए। जी, निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के तहत व्यवस्था चल रही है। भर्ती प्रक्रिया भी होगी और शिक्षा मित्रों का भी समायोजन किया जाएगा। ये कहा जा चुका है, हर स्तर पे कहा जा चुका है। अब देखिए, ऐसा है कि कोई व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी डबल इंजन की सरकार योजनाएं बनाती है। और आपने देखा अभी जो ट्रांसफर योजना आई उत्तर प्रदेश में, ये जो ट्रांसफर रोजगार था, जो व्यापार चल रहा था ट्रांसफर का, उस पर बहुत अच्छे रूप से नकेल लगी हुई है। और हमने ट्रांसफर का एक समय निर्धारित किया है, इससे इस टाइम तक ट्रांसफर होंगे। आपने देखा कि इसमें अब की बार काफी जगह पर जगह खाली पड़ी हुई थी, तो वो उनको भी हमने भरने का कार्य किया। और एक दूसरे से म्यूचुअल वाला भी व्यवस्था, ऑनलाइन पारदर्शिता कभी भी रहनी चाहिए, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उसके तहत हमने इस तरीके के ट्रांसफर किए और ट्रांसफर अभी हो भी रहे हैं और सुचारू रूप से उनको जहां पर जो चाहता था उसको न्याय संगत व्यवस्था के तहत किया भी गया है। रही बात, आप शिक्षा मित्र की बार बार बात करते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार के संज्ञान में शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाएगी और निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि वो भी शिक्षा व्यवस्था के एक प्रमुख अंग हैं। और मैं भी मानता हूं, आपके चैनल पर बैठ के स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 10-12 हजार का मानदेय उचित नहीं है। उनका बेहद अहम बात। उम्मीद है कि इस डिबेट की बात आप शासन सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी।
अशोक तिवारी, यह बात तो मानेंगे कि कई बार अध्यापकों को जो काम करना होता है, बच्चों को शिक्षित करना होता है, बच्चों के विकास पे ध्यान देना होता है, वह छोड़ के स्थानीय राजनीति में उलझ जाते हैं और उनको बढ़ावा राजनीतिक दल ही देते हैं। ऐसे में इससे निपटने के क्या उपाय होने चाहिए अशोक तिवारी जी? देखिए सर, मूलभूत बातों से भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मूलभूत बातें ये हैं कि आज ये मर्जर जो किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों को खत्म नहीं करना चाहिए, मर्जर नहीं करना चाहिए इस तरह से। उनको जो है सुसज्जित करना चाहिए, उनको अध्यापकों से परिपूर्ण करना चाहिए। अध्यापक की नियुक्ति होगी जब वहाँ पर, तभी तो बच्चे आएंगे, तभी क्लासेस चलेंगी। जब आप सामान्य प्राइवेट स्कूलों की तरफ से उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जब थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगता है, हर काम में समय लगता है, हर अच्छे काम में समय लगता है, लेकिन समय लगेगा। विनय जी ने बताया कि तब तक के लिए आप जो है शिक्षा मित्रों को भी वहाँ अटैच कर दीजिए। उन्होंने भी सलाह दिया, जिस तक बच्चे और बढ़ नहीं जाते हैं, बच्चे को बढ़ाने का प्रयास करिए ना। चलिए अशोक तिवारी जी, आप वादा कर दीजिए इस मंच से कि अगर आप आएंगे तो शिक्षा मित्रों को पूरी तरीके से मर्ज कर दिया जाएगा, उनको अब्जॉर्व कर लिया जाएगा सिस्टम में। आप वादा कर रहे हैं? हम आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलभूत सुधार होगा। नहीं, सीधे बताइए, आप शिक्षा मित्रों को कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, शिक्षा मित्रों को और अच्छी व्यवस्था। अशोक तिवारी जी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था चूंकि सभी दल इन शिक्षा मित्रों को अपने हितों के लिए यूज करते हैं, सोचते हैं कि अगर ये परमानेंट नहीं होंगे तो हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। विनय राय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? देखिए, अगर इस मंच पर आप तिवारी से भरोसा लेना चाहते हैं तो ये भरोसा दे न दे, लेकिन अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उनको नियमित कर देंगे। एक चीज मैं सुझाव के तौर पर अंत में कहना चाहूंगा, जैसे बार बार कहा जाता है कि जो जहाँ पे तैनात है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाए, इसके साथ साथ एक व्यवस्था और करते हैं। गेस्ट फैकल्टी एक होती है कि जिस इलाके में वो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर डीएम से लेकर लेखपाल तक का कम से कम एक आप असेंबली कराई बच्चों के बीच में। उसी तरीके से दरोगा से लेकर कप्तान तक वो जाए कम से कम अपने विद्यालयों में, और आधे घंटे 20 मिनट ही सही, जब उधर राउंड पे निकलते हैं तो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन कर ले, पहले से प्रोग्राम तय हो तो बच्चों को भी लगे उनके विद्यालय में कोई सेलिब्रिटी आए, कप्तान आए, डीएम आए, तहसीलदार आए, एसडीएम आए, तो थोड़ा एक हौसला बढ़ता है। वरना आज की तारीख में प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं, न तो शिक्षकों को वहाँ पढ़ाने में कोई रुचि है। ये ईमानदारी, ये हकीकत है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो आदर्श विद्यालय के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यालय कमोबेश गाँव में ऐसे हो चुके हैं जहाँ शिक्षक भी नहीं है और विद्यार्थी भी। जी राघवेंद्र सिंह जी, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, ये सच्चाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक न पढ़ाना चाहते हैं न बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस स्थिति को तोड़ना होगा और इसकी जिम्मेदारी सत्ता में आप हैं तो पहली जिम्मेदारी आप ही की है। राघवेंद्र सिंह जी। जी, निश्चित रूप से आपने देखा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए तो की है। वो सर्जिकल स्ट्राइक मैंने हमारे पार्टी ने इस रूप में की है कि हमारे योगी जी ने प्रताप सिंह बघेल जैसे अधिकारियों को लगा करके जो ट्रांसफर का व्यवसाय हो रहा था, जो समाजवादी पार्टी ने शुरू कर रखा था ट्रांसफर व्यवसाय, उस पर हमारे अधिकारियों के साथ बघेल जी जैसे अधिकारियों को लगाया गया कि इसमें कतई अनियमितता ना हो और उसमें पारदर्शिता हो रही है। पारदर्शिता से ही वो ट्रांसफर हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं राय साहब की बात का समर्थन करता हूँ कि मानदेय बढ़ना चाहिए, बढ़ाया जाएगा, और हम सरकार में हैं तो इस पर विचारणीय व्यवस्था की जा रही है। बस एक चीज आपसे भी, जैसा मैंने अशोक तिवारी जी से पूछा राघवेंद्र सिंह जी, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, कोई समय सीमा आप देना चाहेंगे? कोई समय सीमा देना चाहेंगे राघवेंद्र सिंह जी? आप कहने से टीवी पर नियमित नहीं हो जाता श्री तिवारी जी, आपके कहने से टीवी पर देखिए, आपका नेता बयानबाज है, केवल बयानबाजी करता है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं। उसको गोबर से जिसको बदबू आने लगे तो ऐसा यदुवंशी भी बेकार होता है, उसकी कोई व्यवस्था रह नहीं गई। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको इसलिए नकारा है, हमको इसीलिए सकारा है, हम सत्ता की धुरी बनकर काम नहीं करते। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, अभी बात एजुकेशन सिस्टम की कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या आप कोई समय सीमा देना चाहेंगे
कि जितने वादे आप कर रहे हैं वो 2027 से पहले पूरे हो जाएंगे? राघवेंद्र सिंह जी, अभी राघवेंद्र सिंह जी, एक सच्चाई और मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। आपने कहा कि प्रताप सिंह बघेल सिंह जी को इसीलिए तैनात किया योगी जी ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जो ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदार। मैं तो कह सकता हूँ कि प्रताप सिंह जी अच्छे अधिकारी, लेकिन संदीप सिंह जी आप ही के मंत्री हैं, कुछ श्रेय उनको भी देना सीखिए। पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। बेहद अहम बात राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र सिंह जी, मेरी बात सुनिए। आप आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब डिबेट में आएंगे तो आप इस सिस्टम को कब तक दुरुस्त कर देंगे? विधानसभा 2027 से पहले क्या आप इस सिस्टम को दुरुस्त करने का वादा करते हैं राघवेंद्र सिंह जी? अगर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रदेश की जनता के साथ ईमानदारी वाली बात होगी। बिना समय सीमा के किया गया कोई भी यह वादा छलावा होता है, झूठ होता है। इस बात को स्वीकार करना होगा राघवेंद्र सिंह जी आपको। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, क्या आप वादा करते हैं कि 2027 से पहले जितने वादे आप किए हैं वो पूरे हो जाएंगे? राघवेंद्र सिंह जी जी, ऐसा है, देखिए ऐसा है, हमारे अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन लें कि देखिए उनके अखिलेश यादव जी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख बात आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया पे। और ट्वीट करते, लेकिन इतना तो साफ है कि यथा पार्टी बना शक्ति सारी सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन जिस तरीके की अब बातें सामने आ रही हैं, कोई भी समय सीमा नहीं देना चाह रहा है। सुधार की बात तो सभी करते हैं, लेकिन हालात को सुधारने की समय सीमा देने में कोई भी उपयुक्त नहीं लग रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमान इस चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।